हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट वर द कॉजेज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। उसके बाद बात करेंगे अबाउट की इवेंट्स और लास्ट में डिस्कस करेंगे राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलो फ्री इंटरेस्टिंग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन इन 1789। तो देखो, ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था इन 1789, मार्किंग द एंड ऑफ मोनार्की एंड राइज ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि ये रिवॉल्यूशन मार्क करता है एंड ऑफ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो पावर होती है वो होती है किंग या क्वीन के पास। इसी को हम कहते हैं मोनार्की। और किसका राइज हुआ डेमोक्रेसी का, यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर जो उनके लीडर्स हैं वो लोग इलेक्ट करेंगे, सिटीजन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है बिकॉज इट मार्क द एंड ऑफ मोनार्की एंड राइज ऑफ डेमोक्रेसी। ये याद रखना है आपको। मूविंग फॉरवर्ड, इट इंस्पायर्ड ग्लोबल मूवमेंट्स अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक रूल। ग्लोबली जहां पर भी देयर वाज ऑटोक्रेटिक रूल, यानी कि रूल बाय अ सिंगल पर्सन जैसे कि किंग या क्वीन, तो उन सारी ही जगह यहाँ से इंस्पिरेशन लेने के बाद वहां पर भी मूवमेंट शुरू हो गए थे। लोगों ने अपना प्रोटेस्ट, अपना एंगर जो है वो शो करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है इस रिवॉल्यूशन की। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन राइट्स एंड लिबर्टी। साथ में इस रिवॉल्यूशन के थ्रू ह्यूमन राइट्स और लिबर्टी यानी कि जो लोगों का फ्रीडम है उस पर भी फोकस किया गया था। द रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी कि इस रिवॉल्यूशन ने कैसे आइडियाज को प्रमोट किया? लिबर्टी, दैट इज फ्रीडम, इक्वालिटी, ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, एंड फ्रेटर्निटी, दैट इज द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप या ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं विच वर रेज्ड थ्रू दिस रिवॉल्यूशन। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कॉजेज क्या थे इस रिवॉल्यूशन के। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट सोशल इनइक्वालिटी। तो जो फ्रेंच की सोसाइटी थी इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स। 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। द फर्स्ट एस्टेट वाज क्लर्जी। क्लर्जी यानी कि वो लोग थे जो कि रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म किया करते थे इन द क्रिश्चियन चर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे एंड देयरफॉर दे वर प्रिविलेज्ड। इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस, बहुत सारे पर्क्स मिलते थे। ठीक है। सेकंड जो हमारी एस्टेट थी वो लोग थे नोबिलिटी, यानी कि वो लोग जो कि हायर क्लास से बिलोंग करते हैं और ये किंग को प्रोवाइड करते थे विद सोल्जर्स एट टाइम्स। ठीक है, सो दीस वर आल्सो वेरी प्रिविलेज्ड क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जो हमारी थर्ड एस्टेट थी उसमें आते थे कॉमन पीपल, जैसे कि पीजेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए और दूसरे वर्कर्स हो गए। एंड दीज वर हेवीली टैक्स्ड। इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थी उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता था, वहीं जो थर्ड एस्टेट थी उसको पूरा ही टैक्स देना होता था। तो क्योंकि सारा टैक्स इन्हीं के ऊपर था तो जो इंडिविजुअल टैक्स आता था वो भी बहुत ज्यादा होता था। द थर्ड एस्टेट पेड ऑल द टैक्सेस एंड दे हैड नो प्रिविलेजेस। और इतने सारे टैक्सेस देने के बाद भी इन लोगों को कोई प्रिविलेजेस, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। तो देख रहे हो कितना इनइक्वालिटी था इस सोसाइटी में कि जो एक सेक्शन है उसी के ऊपर पूरा टैक्स था। वो भी तब जब ये जो लोग थे ये ईदर पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे या फिर कुछ ऐसे ही थे, मतलब दे वर नॉट अर्निंग वेरी गुड। जो रिच लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टीज थी उनको कोई टैक्स नहीं देना था, वहीं पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड द कॉमन पीपल दे वर फोर्स्ड टू गिव वेरी हाई टैक्सेस। नेक्स्ट रीजन था इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इसमें देखो फ्रांस हैड ह्यूज डेट्स ड्यू टू वॉर्स, 7 इयर्स वॉर, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो इन सारी चीजों के चलते जो फ्रांस था इट वाज इन डेट। अब जो ये डेट था ये बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके बाद भी जो किंग लुइस 16 थे, उनकी रॉयल फैमिली थी, उनकी वाइफ्स थी, दे हैड टू डू देयर लेविश स्पेंडिंग्स। उनको अपने जो खर्चे थे वो करने थे। बहुत ज्यादा अमाउंट वो खर्च किया करते थे ऑन देयर लग्जरी लाइफ एंड ऑन देयर परचेजेस, गिफ्ट्स, इन सारी चीजों पे। तो अब इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? ऑलरेडी डेट में है, उसको भी रिटर्न करना है। तो किंग ने क्या किया? उन्होंने टैक्सेस और ज्यादा इंक्रीज कर दिए। तो पीजेंट्स जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई टैक्स दे रहे थे अब उनको उससे भी ज्यादा हाई टैक्सेस देने पड़ रहे थे। साथ में ब्रेड जो कि कॉमन स्टेपल फूड था उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई कर दी थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देयर वाज पुअर हार्वेस्ट व्हिच लेड टू फूड स्कार्सिटी एंड मोर इन्फ्लेशन। पुअर हार्वेस्ट हुआ, स्कार्सिटी हो गई फूड की और इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ गया। तो इस सब का भी बर्डन किस पर आया? ऑब्वियसली द थर्ड एस्टेट व्हिच वाज कॉमन सिटीजंस। नेक्स्ट, वीक लीडरशिप। लुइस 16 वाज एन इंडेसिसिव एंड एक्स्ट्रावेगेंट किंग। इंडेसिसिव यानी कि कोई भी डिसीजन लेने में जो किंग थे इन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। एंड सेकेंडली ही वाज एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि ही यूज्ड टू स्पेंड यूजलेसली, यानी कि वो बहुत ज्यादा फालतू खर्चे भी किया करते थे। ऑलरेडी फ्रांस वाज इन डेट और उसके बाद उनके जो खर्चे थे जो फालतू थे वो भी खत्म नहीं हो रहे थे। ऑल्सो हिज वाइफ मैरी एंटोनिटी वॉज अनपॉपुलर एंड सीन एज केयरलेस। उनकी जो वाइफ थी वो भी लोगों को पसंद नहीं थी। साथ में इट वॉज कंसिडर्ड कि वो भी बहुत ही केयरलेस है। तो यानी कि जो किंग एंड क्वीन दोनों ही थे जो कि मोनार्क थे, दे वर नॉट केपेबल एज द रूलर। नेक्स्ट वी हैव इज राइज ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियाज, यानी कि इस टाइम पर हमें बहुत सारे फिलोसोफर्स देखने को मिले वहाँ क्रिटिसाइज्ड मोनार्की। वो लोग मोनार्की को क्रिटिसाइज किया करते थे। दे वर अगेंस्ट दिस आइडिया कि एक इंसान या दो इंसानों के पास सारी ही कंट्री की पावर है, लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। ये लोग क्या प्रमोट करते थे? दे प्रमोटेड नेचुरल राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जो पावर है इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, एंड साथ में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे जो लोग हैं वो इक्वली हार्मनी में एक साथ रहें। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एंड नो एक्सप्लॉयटेशन। These ideas encourage the people to question feudalism and demand democracy. अब जैसे जैसे धीरे धीरे ये आइडियाज लोगों तक पहुंच रहे थे so they also started questioning feudalism and they wanted democracy, they wanted right, they wanted their government.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोल ऑफ मिडिल क्लास। तो काफी सारे जो एजुकेटेड लोग थे जैसे लॉयर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, दे वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दीस फिलोसोफर्स आइडियाज। तो ये लोग भी इनके बारे में बात किया करते थे। दिस ऑफन लेड टू पॉलिटिकल डिस्कशंस एंड साथ में इनमें से काफी सारे लोग थे जो कि की रिवॉल्यूशनरीज भी थे, क्योंकि वो धीरे धीरे ये जो आइडियाज थे ये स्प्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन। बट अब हम उन चीजों की बात करते हैं, उन स्पेशल इंसिडेंट्स की बात करते हैं विच लेड टू द आउटब्रेक ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द एस्टेट्स जनरल मीटिंग जो हुई थी ऑन May 5, 1789। दिस मीटिंग वाज कॉल्ड टू सॉल्व फाइनेंशियल क्राइसिस। फ्रांस में जब भी कोई टैक्सेस से रिलेटेड डिसीजन लेना होता था तो तीनों ही एस्टेट्स के जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे वो आते थे, किंग उनके साथ डिस्कस करते थे और उसके बाद डिसाइड होता था। तो क्योंकि किंग को टैक्सेस बढ़ाने थे तो तीनों ही एस्टेट्स के मेंबर बुलाए गए थे। बट रूल क्या था कि हर एस्टेट का वोट एक काउंट होता था। तो जो हमारे थर्ड एस्टेट के लोग थे वो ये चाहते थे कि हर मेंबर का एक वोट हो। जब किंग ने ये चीज नहीं मानी तो उन लोगों ने असेंबली छोड़ दी और वो वहां से चले गए, क्योंकि जो हर एस्टेट थी उसका एक वोट होता था एंड जो थर्ड एस्टेट थी वो ये चाहती थी कि हर मेंबर का एक एक वोट हो, ताकि जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो पाए। अदरवाइज तो क्या होगा, ऊपर की दो एस्टेट है वो अपना येस वोट कर देंगी तो उनकी नो से देयर विल बी नो डिफरेंस। ठीक, तो सबसे पहले तो ये कॉज था। इसके बाद क्या होगा, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो इस असेंबली से चले गए। इसके बाद उन्होंने ली टेनिस कोर्ट ओथ ऑन जून 20, 1789। इसमें ये जो लोग थे जो थर्ड एस्टेट से बिलोंग करते थे, इन्होंने एक नेशनल असेंबली फॉर्म की और इन्होंने ये ओथ ली कि दिस असेंबली विल नॉट बी डिस्बैंडेड अंटिल अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा ये लोग, ये जो असेंबली है ये ऐसी ही फॉर्म रहेगी, ये ब्रेक नहीं होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट था दैट वाज स्टॉर्मिंग ऑफ बेलिस्टिल विच वाज ऑन जुलाई 14, 1789। तो ये बेलिस्टिल क्या थी, ये एक थी फोर्ट्रेस प्रिजन, यानी कि एक प्रिजन जो कि बिल्कुल एक फोर्ट जैसी लगती थी। इट वाज मेड फॉर प्रोटेक्शन पर्पसेस बट बाद में इसको प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये क्या थी, ये एक सिंबल थी ऑफ टायरनी, जो अत्याचार जो थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर हो रहा था। जब वो अपनी वॉइस रेज करते थे तो उन्हें वहां जाकर बंद कर दिया जाता था। टैक्सेस नहीं दे रहे, कुछ अलग कर रहे हैं तो बंद कर दिया, फ्रीडम नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। तो ये जो जेल थी, ये जो प्रिजन थी, ये बन गई थी एक सिंबल ऑफ टायरनी। तो जो लोग थे उन्होंने इस पर अटैक किया, उनके जो कुछ प्रिजनर्स थे उन्हें उन्होंने वहां से रिलीज किया। साथ में इट मार्क द स्टार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, यहाँ से जो रिवॉल्यूशन है उसकी स्टार्टिंग मार्क हो गई। और अब बेलिस्टिल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल एज फ्रांस नेशनल डे। तो यानी कि इस दिन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये आप इस चीज से समझ सकते हो। ठीक है, तो दीज वर द आउटब्रेक्स दैट लेड टू दिस रिवॉल्यूशन। अब हम देखेंगे की इवेंट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में क्या क्या की इवेंट्स हुए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इवेंट है अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म ऑन अगस्त 1789। नेशनल असेंबली ने फ्यूडल प्रिविलेजेस जो कि अलग अलग जो हमारी एस्टेट्स थे, एस्टेट 1 एंड एस्टेट 2 जिनको वो मिलते थे, उनको अबॉलिश कर दिया। साथ में जो भी ड्यूज थे दे वर आल्सो अबॉलिश्ड। इट इशूड अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। मैन एंड सिटीजन के जो राइट है उसका एक डिक्लेरेशन इशू हुआ एंड सारे ही सिटीजन के पास अब वो बेसिक राइट थे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो नाउ फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की अभी भी थी बट नाउ इट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि मोनार्क को भी फॉलो करने होंगे। पावर्स वर सेपरेटेड अमंग लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि सब जो पावर था वो सिर्फ मोनार्क के पास नहीं था। लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन इंपॉर्टेंट अलग अलग बॉडीज भी क्रिएट कर दी गई थी। साथ में वोटिंग राइट्स भी दिए गए थे सिटीजंस को, बट सारे ही सिटीजंस को नहीं थे, कुछ ही सिटीजंस को थे जिनको नाम दिया था एक्टिव सिटीजंस। ये वो लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो रिच थे, तो उनको मिले थे वोटिंग राइट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट वुमेन एंड रिवॉल्यूशन, तो वुमेन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस रिवॉल्यूशन में। वो प्रोटेस्ट में पार्ट करती थी, वो पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म करती थी, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, एक ओपिनियन थी। दे डिमांडेड एजुकेशन, वोटिंग राइट्स एंड एंड टू मेल डोमिनेशन। इनकी क्या डिमांड्स थी, इन्हें एजुकेशन चाहिए था, इन्हें वोटिंग राइट्स चाहिए थे, और जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, जो सारे ही राइट्स थे जो मैन के लिए थे, दे वांटेड के जो राइट्स हैं वो इक्वली मैन एंड वुमेन दोनों को ही मिले। फॉर एग्जाम्पल, ओलंपी डी गॉर्जेस रोड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली अबाउट द रोल ऑफ वुमेन। अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि हुआ इन 1792 व्हिच वाज फॉल ऑफ मोनार्की। सो लुइस 16 ट्राइड टू एस्केप, उन्होंने भागने की कोशिश की बट ही वाज कॉट एंड ही वाज चार्ज्ड विद ट्रीसन, यानी कि देशद्रोही का आरोप उन पर लगा और एंड में उनको सजा भी मिली। ठीक है, मोनार्की कंप्लीटली अबॉलिश हो गई थी एंड फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ईयर याद रखना है। 1792 में मोनार्की वाज कंप्लीटली अबॉलिश। जो किंग था ही वाज हेल्ड गिल्टी एंड पनिश्ड एंड साथ में फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक। अब इसके बाद फ्रॉम 1793 to 1794 इस पीरियड को कहते हैं द राइन ऑफ टेरर। इट वाज लेड बाय रोबेस्पियर, द लीडर ऑफ जैकोबिन्स। इनके जो लॉज थे दे वर वेरी हार्श एंड ही एग्जीक्यूटेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन। उनको भी इन्हीं ने एग्जीक्यूट किया था यूजिंग गिलोटिन। ये एक तरीके से एक ऐसा स्ट्रक्चर होता था जिसमें जो लोग थे उनको बिहाइड कर दिया जाता था यूजिंग दिस। ठीक है, सो इवन किंग एंड किंग वाज बिहेडेड। ठीक है, एनिमीज ऑफ रिवॉल्यूशन, नोबल्स, क्लर्जी, जो भी लोग रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट थे, इसके बाद जो लोग एस्टेट 1 एंड एस्टेट 2 को बिलोंग करते थे, साथ में ऑर्डिनरी पीपल भी जो भी इनके अगेंस्ट जाते थे उन सबको ही ये टारगेट किया करते थे। ठीक है, आफ्टर रॉबेस्पियर्स फॉल, जब इनका फॉल हुआ, देन अ डायरेक्टरी वाज क्रिएटेड, क्योंकि इस टाइम पर भी एक ही इंसान के पास पावर थी तो उन्होंने भी मिसयूज किया। तो इन्होंने सोचा कि हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिसमें 5 मेंबर्स होंगे और वो सारा कुछ एग्जीक्यूशन करेंगे, तो इसमें जो मिसयूज ऑफ पावर है वो बहुत कम होगा।
लेकिन हुआ क्या कि इस डायरेक्टरी के अंडर भी देयर वाज लॉट ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड दिस पीरियड लेड टू द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ही सीज द पावर इन 1799। इसमें इन्होंने पावर सीज की एंड ही क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। ठीक है, तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। इन्होंने रेवोल्यूशनरी आइडियाज स्प्रेड किए, बट धीरे धीरे ही हिमसेल्फ बिकम अथॉरिटेरियन, यानी कि कंट्रोलिंग, लोगों को फ्रीडम ना देना, लोगों को चॉइसेस ना देना, अपने अकॉर्डिंग, अपने रूल्स, अपने लॉज के अकॉर्डिंग लोगों को वर्क करने को कहना। ठीक है, तो स्टार्ट तो इन्होंने अच्छे वे में किया विद रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, बट ही आल्सो टर्न अथॉरिटेरियन। ठीक है, एंड फाइनली ही वाज डिफीटेड एट बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। आफ्टर दिस इनका जो पीरियड था दैट आल्सो एंडेड। तो अगर हम इस पूरे ही चैप्टर को पढ़ने के बाद बात करें इम्पैक्ट एंड लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो इट एबॉलिश्ड फ्यूडलिज्म एंड मोनार्की इन फ्रांस। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। इसके बाद डेमोक्रेटिक आइडियाज जैसे कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सारे इंट्रोड्यूस हुए। साथ में वेरियस अदर रिवॉल्यूशंस वर इंस्पायर्ड अक्रॉस द ग्लोब, जैसे कि यूरोप में और बाकी अदर कॉलोनीज में, जहां पर भी लोगों के ऊपर ऐसे फोर्सफुली रूल किया जाना था और उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। इट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड मैट्रिक सिस्टम, सेक्युलर लॉज एंड मॉडर्न नेशनलिज्म। सिंबल की बात करें तो ट्राई कलर फ्लैग, लिबर्टी कैप एंड साथ में फ्रेंच नेशनल एंथम विच वाज ला मार्सेलेस। ठीक है, तो ये सारा कुछ हुआ आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दीज वर द इम्पैक्ट एंड द लीगेसी ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। कि रिवॉल्यूशन खत्म होने के बाद वर्ल्ड में जहां कहीं भी रिवॉल्यूशन हुए, दे टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस, कि कैसे एक मोनार्की से कन्वर्ट होकर दे टर्न टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। सो विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर हो गया है खत्म। कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछना। साथ में लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।